नमस्कार छात्रों, सनोज मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं 1.2 क्लास 10th का एनसीईआरटी का सलूशन बताऊंगा। इस लॉकडाउन में हमारा देश कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। बच्चों का भी डिमांड हुआ, सर आप भी ऑनलाइन क्लास शुरू कीजिए, जिसके चलते मैं भी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें एक थ्योरम है जिसका नाम है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम यह कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, इसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं, यानी अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, इस प्रमेय का सही प्रमाण कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी पुस्तक डिस्क्विशंस अर्थमेटिकी में दिया था, जिसके चलते इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तो इस थ्योरम को चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा था इस थ्योरम में कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कह रहा है इसमें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, तो भाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जो दो से भाज्य हो, अपने से भी कटे और दो से भी कटे, किसी दूसरे से भी कट जाए, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उसको हम कहते हैं जो स्वयं से कटे, किसी दूसरे संख्या से न कटे, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 156 जो है ये भाज्य संख्या है। ये अपने से भी कट सकता है, किसी दूसरे संख्या से भी ये कट सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ 2 से हम कटाते हैं तो 2 से 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16, यहाँ 78 हो गया आपका, 2 3 6, 1 बचेगा तो 18 होगा, 2 9 18 होगा, यहाँ से 3 कम 3, 3 का 9 हो जाएगा, 13 कम 13 होगा। ठीक है, तो 156 को लिखेंगे यहाँ से हम कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो इसमें जो देख रहे हैं आप लोग 2 2 2 3 13, यह अभाज्य संख्या है। इसी को कह रहा था कि गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए यहाँ पे 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले 2 आ जाएगा, 2 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा। जी ऐसा नहीं होता है, ये आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक ना, यानी क्रम वाइज होता है, ये क्रम से होता है। 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होता है ये। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए 75 है, ये भी आपका भाज्य संख्या है। ये अपने से भी कटेगा और दूसरे से भी कट सकता है। ये 3 से कटाइएगा यहाँ पे तो 3 दूना 6 होगा, 1 बचेगा यहाँ पे, 3 5 15 होगा। अब यहाँ से 5 से कटेगा, ये चूँकि इकाई का अंक 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो 50 25 हो जाएगा, 5 से कम 5 होगा, 75 बराबर लिखिएगा यहाँ पे 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी 75 जो होगा ये 3 से कट सकता है, 5 से कट सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप सबका। प्लीज़ यदि कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम हुआ, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अब प्रश्नावली 1.1 है, 1.2 है आपका, कि इसमें ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो अभाज्य संख्या यानी कोई भी भाज्य संख्या होगा तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 के रूप में ही व्यक्त करना है आपको, ठीक है। तो इसमें 140 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 140 दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे हम 140। इसको इकाई का अंक यहाँ पे 0 है, इसलिए 2 से कटेगा, ये 2 7 14 होगा। आगे बढ़िएगा यहाँ से, फिर भी 2 से जाएगा चूँकि इकाई का अंक 0 है, तो 35 हो जाएगा। यहाँ पे 35 गुना 70 होता है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे, और ये 5 से जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 7 35, यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7। अब लिखिएगा यहाँ पे 140 बराबर कितना होगा, 2 गुणे 2 और 5 गुणे 7, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद से इसमें आगे बनाइएगा आप, ठीक है। इसमें दूसरा दिया हुआ है 156, 38, 25, ठीक है, 5005, 74, 29। इसको आप आगे बना सकते हैं, आगे बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर बताया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद से इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसका हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। विधि का तो नाम नहीं दिया है, फिर भी हम गुणनखंड विधि से ही बनाएंगे इसको, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 26 और 91 का यहाँ निकालते हैं हम, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से 26 का गुणनखंड करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 2 से होगा आपका 13 दूना 26 हो जाएगा, और 13 कम कितना होगा 13। अब यहाँ लिखिएगा आप क्या, 91 लिखिएगा यहाँ पे, तो 7 से जाएगा, 13 7 91 होता है, और 13 कम कितना होता है 13, ठीक है। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे 26 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 13 गुणा कितना होगा 1, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा आप 91 का अभाज्य संख्या लिखिएगा 7 गुणा 13 गुणा 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा हमारा, ठीक है, लेकिन यहाँ समझने के लिए 1 हम लिखेंगे। अब लिखिएगा यहाँ पे HCF, क्या लिखिएगा HCF 26 का 91 का हो जाएगा। यहाँ से HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी दोनों में जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दोनों में 1 शामिल है, तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि 13 है, ठीक ना। तो हाईएस्ट होता है तो पहले हम 13 लेंगे यहाँ पे, उसके बाद 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 हुआ ये, यहाँ पे हम 13 लिख देंगे, दोनों में 13 शामिल है, दोनों में 1 शामिल है। अब दोनों का 13 कम कितना हो जाएगा 13 ये, ठीक है। LCM लिखिएगा यहाँ पे, तो LCM होगा आपका 26 और 91 का। तो इसमें क्या कर लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो दोनों में जो शामिल होगा उसको तो लिख करेंगे हम, और जो बचेगा उसको भी हम गुणा के रूप में लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 1 है दोनों में, 1 लिखेंगे, 13 है 13 लिखेंगे, उसके बाद से इसमें 2 है, इसमें 7 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि दोनों में जो शामिल होगा उसको हम लिखेंगे पहले, और जो नहीं भी होगा ना उसको भी हम इसमें लिख देते हैं। लेकिन HCF में ऐसा नहीं होता है, HCF में क्या करना है कि दोनों में जो शामिल होता है उसी को हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गुणा कीजिएगा यहाँ पे, तो कितना होगा 13 गुणा 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 182। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है, ठीक है। दो गो संख्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 26 होगा और 91 होगा, दोनों को गुणा कीजिएगा तो कितना, दोनों को गुणा कीजिएगा। HCF कितना दिया है यहाँ पे 13,
एलसीएम कितना दिया है 182, ठीक है। तो दोनों को गुणा कीजिएगा 13 को और 91 को गुणा कीजिएगा तो आपका मिलेगा ये 2366 आएगा आपका, ठीक है। दोनों को गुणा कीजिएगा तो कितना होगा ये 2366 होगा। ये गुणा करके देख भी सकते हैं आप, 2366। इस दोनों को गुणा कीजिएगा तो 23 का होगा 2366 आएगा। यही साबित करना था आपको, यही साबित करना था। इसके बाद आप बना सकते हैं इसमें। इसके बाद इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 510 और 92, तीसरा दिया है 336 और 54, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है इसमें तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, जो पहला हम बताया था, अभी बताया हमने, ठीक है। तो क्या कीजिएगा यहाँ से कि 12, 15 और 21 लिखा हुआ है। पहला दिया है 12, 15 और 21, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप सबको? यदि नहीं भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? लिखेंगे यहाँ से। पहले हम 12 का गुणनखंड करना शुरू करेंगे। 2 से होगा 2 छक्के 12, 2 से करेंगे 2 3 6, 3 से होगा यहाँ पे 3 एकम 3, 15 होगा यहाँ पे, ठीक है। 3 5 15, कितना हो जाएगा 5 एकम 5। उसके बाद से 21 कीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे होगा 3 से 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है। ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब लिखिएगा यहाँ से 12 का लिखिएगा तो 2 गुणे 3, एक छोड़ देते हैं यहाँ पे हम। 15 बराबर लिखिएगा यहाँ पे 3 गुणे 5, 21 लिखिएगा यहाँ पे 3 गुणे 7। अब क्या कीजिएगा यहाँ से एचसीएफ लिखिएगा यहाँ पे 12, 15 और 21 का एचसीएफ लिखिएगा तो देखिएगा तीनों में शामिल कौन सा है आपका, उसी को लिखिएगा यहाँ पे। देखिए ये 3 देख रहे हैं ना आप लोग, इसको आप लोग ऐसे मत कीजिएगा कॉपी में, हम समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों में 3 शामिल है तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। आपका ये एचसीएफ हुआ, आंसर हुआ आपका। एलसीएम लिखिएगा यहाँ पे 12, 15 और 21 का लिखिएगा यहाँ पे। तो तीनों में जो शामिल होगा उसको हम लिखेंगे, अब बाकी हम जेम करते हैं गुणा के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें 2 2 है तो 2 2 लिखेंगे, 2 2, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 7 हुआ। गुणा कीजिएगा तो क्या लिखिएगा यहाँ पे कि 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60 और 60 गुणा 7 कितना हो जाएगा 7 6 42, 420 आएगा आपका। ये आंसर होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब आगे बनाइएगा आप लोग। इसमें जैसे दूसरा दिया है 17, 23 दिया है, 29 दिया है, तीसरा दिया है इसमें, ठीक है, 8 9 और 25 दिया हुआ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करें। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ ए कमा बी गुणे एलसीएम ए कमा बी बराबर ए गुणे बी होता है। ए का मान यहाँ पे, ए का मान देख रहे हैं आप लोग, ए का मान यहाँ पे 306 है, बी का मान यहाँ पे 657 है। ए का मान 306 है, बी का मान 657 है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। एचसीएफ यानी ए का मान 96, बी का मान 404 बराबर दिया हुआ है 4, आपको एचसीएफ दिया हुआ है। तो एलसीएम कह रहा है 96 404 बराबर वाट निकालना है आपको। तो ऊपर में थ्योरम देख लीजिए कि एचसीएफ ए कमा बी गुणे एलसीएम ए कमा बी बराबर क्या होता है ए गुणे बी होता है। यानी इसके अंदर जो संख्याएं लिखी हुई है ना, ठीक ना, यानी कहने का मतलब है कि मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, ठीक है। यानी मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एचसीएफ ए का मान दिया है 96, बी का मान दिया है 404 गुणे एलसीएम ए का मान 96, बी का मान 404 बराबर ए गुणे बी होता है। तो ए का मान 96 है और बी का मान 404 है, तो 96 गुणे 404 हो जाएगा। ये आगे बढ़िएगा यहाँ से, तो इसका मान क्या दिया बाबू,
इसका मान दिया है 9 गुणे एलसीएम 96, 404 बराबर होगा 96 गुणे 404। एलसीएम 96, 404 बराबर 96 गुणे 404 और 9 वाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग लग जाएगा ये, तो कटाइएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 से कटाइएगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे गलत लिख दिया गया, ठीक है। ये नहीं होगा आपका, इसको 404 ही रहने दीजिए, ठीक है। 404 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि 9 है ना, तो यहाँ 4 दिया हुआ, तो ठीक है 9, सॉरी गलत लिख दिए यहाँ पे, यहाँ 4 ही होगा, यहाँ भी क्या होगा आपका 4 होगा, तो कटाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 101 होगा, ठीक ना। यानी 4 एकम 4 0 है, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा यहाँ से एलसीएम लिखिएगा, यहाँ से एलसीएम 96 का 404 बराबर कितना होगा ये 96, और कटा दिए हैं यहाँ पे तो 101 हुआ है, तो 101 हो जाएगा यहाँ पे, दोनों को गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा आपको 96 आ जाएगा यहाँ पे। तो यही निकालना था आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में ऐसा करना था, लेकिन इसमें क्या था आपका कि एक सूत्र के माध्यम से ही निकालना है इसमें, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो जी नहीं, शून्य पर समाप्त नहीं होगा ये, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए ये 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए 5 से विभाज्य होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 नहीं है, क्योंकि जो भी संख्याएं आपका होती है, ठीक ना, तो उसी संख्या से उस कटती है जो उसका मतलब भाज्य गुणनखंड होता है। तो 6 के पावर n यहाँ देख रहे हैं, तो 6 के पावर n का भाज्य गुणनखंड 2 और 3 होगा, तो 6 जो होगा 2 और 3 से ही कटेगा आपका, ये 2 और 3 से ही कटेगा, 5 से नहीं कटेगा ये, तो इसमें 5 गुणनखंड नहीं है। इसका इकाई का अंक शून्य पर समाप्त कब होगा, जब ये 5 से विभाज्य होगा तब, और 5 से विभाज्य कब होगा, जब इसका भाज्य गुणनखंड 5 होगा तब, लेकिन 5 इसका गुणनखंड है नहीं, इसीलिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा किसी संख्या n के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़िएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ लिखिएगा आप कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस लिखिएगा 13 यहाँ पे, ठीक है, 13 बाहर निकालिएगा, तो 7 गुणे 11 गुणे 1, यहाँ 1 बचेगा, अब प्लस होगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे 13 गुणे 11 7 77, और 77 में 1 से गुणा करेंगे 77 होगा, 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 78 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मिलेगा इसमें कि गुणा कीजिएगा दोनों को, तो 13 यहाँ पे मिला हुआ है, और 78 का गुणा कीजिए, 78 का मतलब निकालिएगा यहाँ पे, ठीक है। 78 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 78 निकालिएगा तो 2 से हो जाएगा, ये 2 3 6, एक बचेगा 2 9 18, और 3 होगा 13 3 39, ठीक है, 13 का 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भाज्य गुणनखंड का होगा आपका, एक तो 13 यहाँ बचा हुआ है, और इसका गुणनखंड हम निकाल दिए हैं, तो 2 आया 3 आया 13 आया, ठीक ना। तो भाज्य संख्या इसलिए है कि इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी 13 और 78 को हम 2 3 13 और 13 के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आ रही बात समझ में आपको, ये भाज्य संख्या क्यों है, इसलिए कि इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं, इसीलिए भाज्य संख्या है। 13 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, बात समझने का प्रयास कीजिए आप, यहाँ 13 तो दिया हुआ है, और 78 के यहाँ निकाले हैं हम, तो 2 3 6 होगा, 2 9 18 होगा, 3 एकम 3 3 3 9 होगा, 13 एकम 13 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं,
इसलिए इसलिए क्या है, यह भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है 7, 6, 5, 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, प्लस 5 दिया हुआ है। इसी प्रकार ये भी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। जैसे आपका ये निकला है वैसे ये भी निकलेगा। ये देख सकते हैं निकाल के आप। 5 निकालिएगा बाहर यहाँ पे, ठीक है। तो 5 बाहर निकालिएगा तो कितना लिखिएगा यहाँ पे, 7 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, 5 तो निकल गया, 4 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, ये तो 1 छोड़ दीजिए आप प्लस यहाँ 1 लिखिएगा, ठीक है। तब 5 हो जाएगा यहाँ पे। सबको गुणा भाग कीजिएगा अंदर से आप तो 109 आएगा आपका, क्योंकि इसको गुणा कीजिएगा तो 108 होगा, ठीक है। अब प्लस 1 दिया है यहाँ पे, 5 हो जाएगा यहाँ पे। 108 अवन जोड़िएगा तो 109 होगा, ठीक है। तो इसको हम 5 और 1009 को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 5 × 1009 भाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें छठा क्वेश्चन दिया है, अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। कोई खेल का मैदान है और उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है, ठीक है। माना कि वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये खेल का मैदान है, ठीक है, और उस खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। एक लड़की है सोनिया, उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, जबकि एक रवि नाम का लड़का है, उसको उस मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है, ठीक है। दोनों अब क्या करते हैं कि दोनों एक ही स्थान से, ठीक है, दोनों क्या करते हैं एक ही स्थान से एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। तो कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। जैसे एक खेल का मैदान है, मान लीजिए कि ये यहाँ से, यानी सोनिया यहाँ से चलना शुरू करती है। जैसे मान लीजिए कि सोनिया यहाँ से चलना शुरू करती है तो घूमते हुए आती है तो 18 मिनट लगता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ से रवि चलना शुरू करता है तो वो चक्कर लगाता है तो 12 मिनट लगता है, ठीक है। ये 18 मिनट लगता है इसको, और इसको 12 मिनट लगता है, ठीक है। अब पुनः जब दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू करेंगे यहाँ पे, जिससे मान लीजिए कि यही है ए और बी, दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू करेंगे तो कितने समय बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर आके मिल जाएंगे वो। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 18 का और यहाँ पे 18 का गुणनखंड निकालेंगे, दोनों 18 हो जाएगा। ये तितरी के 9, ठीक है। यहाँ से ये 12 का निकाल लीजिएगा आप, तो 2 6 के 12, यहाँ पे 2 3 6 और 3 का 3, ठीक है। तो 18 का लिख दीजिएगा यहाँ पे 2 × 3 × 3, 12 का लिखिएगा यहाँ पे 2 × 2 × 3। एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम निकालिएगा। ये भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है ना तो उसका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 18 कामा 12 का लिखिएगा, तो दोनों में 2 शामिल है उसको लिखिए, ठीक है। दोनों में 3 शामिल है उसको लिखिए, और इसमें 3 बचा है, इसमें 2 बचा है, तो 3 लिखिए या 2 लिखिए। यहाँ पे हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये हल कीजिएगा 2 3 6 6 2 12, 2 3 6 2 3 6 2 3 6 6 3 18 18 2 36 हो जाएगा आपका ये।
तो 36 मिनट का समय लगेगा दोनों को एक स्थान पर मिलने के लिए। ठीक है, तो हमारे प्यारे छात्रों, यह वीडियो कैसी लग रही है आपको? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो भी इस चैनल पर नए छात्र हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।